हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत का जो इकोनॉमिक पोर्शन है, जो कि पटवारी, अधीक्षक और आरआई वगैरह और अन्य व्यापकों के जो एग्ज़ाम है वो पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये टूटेजा के बुक से है, तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो मैं स्पीड में ही करूँगा क्योंकि रिवीजन टाइप से है, और जहाँ पर समझाने वाला रहेगा वहाँ पर समझाऊँगा, और जहाँ पर फैक्ट बताने वाला रहेगा वहाँ पर फैक्ट को डिस्कस करेंगे, फैक्ट बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो उसमें से और देख लीजिएगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। जहाँ जहाँ बस भी बताने की रहेगा वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, तो देखिए, विश्व में अर्थव्यवस्थाओं के रूप। तो विश्व में अर्थव्यवस्थाओं के रूप जो है वो इस टाइप से है कि उसको दो आधारों में बांटा गया है। कौन कौन सा आधार पर बांटा गया है? तो एक पहली बात तो है कि आय के आधार पर, और दूसरा उत्पादन के आधार पर। तो यहाँ देखते हैं कि आय और उत्पादन के आधार पर कैसे कैसे बांटा है। तो पहले उत्पादन के आधार पर है, तो उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और एक है मिश्रित। पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित है। तो पहले मैं बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा दिया है कि पूंजीवादी। तो पूंजीवादी में क्या है? एक होता है अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है। ये पश्चिमी क्षेत्र है हम लोग का, भारत से देखेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये है पूंजीवादी लोग, और जो विकसित देश हैं वो सब पूंजीवादी ही हैं। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी में चीन है, क्यूबा है, उत्तरी कोरिया है। ये क्या है? हमारे भारत से देखेंगे तो उत्तर साइड है। तो उत्तरी कोरिया, चीन, क्यूबा, ये लोग क्या है? समाजवादी है, समाज को प्राथमिकता देते हैं। और तीसरा जो है वो मिश्रित है। मिश्रित में कौन है? भारत और ऑस्ट्रेलिया है। अब ये तीनों को देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये दोनों को मिक्सर वाले हैं, जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को प्राथमिकता देते हैं। तो इनका थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेलिंग देखेंगे तो आप लोग को बताता हूँ कि पूंजीवादी क्या होता है। पूंजीवादी में क्या है कि उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उसमें निजी स्वामित्व, मतलब खुद पूंजी लगाते हैं और उसका स्वामी भी खुद होते हैं, जैसे प्राइवेट वाले हैं। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है कि ये व्यक्तिगत लाभ की भावना पर आधारित होता है, खुद की लाभ का देखते हैं। और इसके जो होता है उसमें उपभोक्ता बाजार का स्वामी होता है। उपभोक्ता जो है वो बाजार का स्वामी बनता है, क्योंकि वो अपने पसंद से किसी भी चीज़ को खरीदता है। इसमें सरकार कोई उसमें थोप नहीं सकती कि आप इसी करो। इसमें दोष ये है कि धन और आय का केंद्रीकरण होने लगता है, जैसे अभी पूंजीपति लोग करते हैं। इससे क्या होता है? वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष मतलब कि निम्न आय वाले निम्न ही रह जाते हैं और उच्च आय वाले और आगे बढ़ते जाते हैं, तो दोनों के बीच में गैप बनने लगता है, बेरोजगारी बढ़ती है। तो ये सारे इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, समाजवादी। समाजवादी में हम लोग किसका किसका पढ़े थे? तो चीन, उत्तरी कोरिया और क्यूबा पढ़े थे। तो इसमें क्या है? उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसमें क्या है? स्वामित्व जो है वो सामुदायिक हाथों में होता है, मतलब सरकार जो है सभी को इसमें ध्यान देती है। इसमें निजी लाभ की अपेक्षा ज़्यादा समुदाय को देखा जाता है। ठीक, प्रमुखता दिया जाता है। वर्ग संघर्ष का अभाव होता है इसमें, मतलब कम होगा, क्योंकि सभी में बटेगा, तो सभी में समान बटेगा, तो भाई वर्ग संघर्ष तो कम होगा ही। आय को न्यायोचित वितरण मिलता है, मतलब आय जो है वो सभी में बटेगा, तो क्या है कि सब में बराबर बराबर बटेगा। ठीक, तो ये लोग रखते हैं। इसमें क्या है? उपभोग और व्यवसाय संबंध में चयन की स्वतंत्रता होती है। आप खुद चयन कर सकते हैं किसको लेना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है। अधिकतम उत्पादन और समानता की वितरण। तो जहाँ भी समानता की बात आएगा सब समाजवादी होगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग। और जहाँ समानता होगी वहाँ वर्ग संघर्ष नहीं होगा, बेरोजगारी कम होगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित में क्या है? दोनों को मिला देंगे, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र, जैसे हमारे भारत में है। प्राइवेटाइजेशन को भी प्राथमिकता दिया जाता है और गवर्नमेंट को भी। तो गवर्नमेंट साइड से सार्वजनिक हो जाता है और प्राइवेट साइड से हो जाता है। इसमें दोनों में उत्पादन के साधनों पर दोनों का मिला जुला स्वामित्व और नियंत्रण होता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित बोलेंगे। इसमें क्या है? तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जैसे सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, संयुक्त क्षेत्र हो गया, सहकारी क्षेत्र हो गया, ये सब आते हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो आप लोग को पूछेगा कि कौन सा इसमें से देश जो है कि मिश्रित है, कौन सा पूंजीवादी, कौन सा समाजवादी, तो आप बता सकते हैं अब आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग अभी पढ़े उत्पादन के साधन की लागत पर, अभी देखते हैं हम लोग आय के आधार पर। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बांटा गया है। तो अभी जो इसमें हमको सभी का याद नहीं रखना है, निम्न और मध्यम अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था और उच्च आय अर्थव्यवस्था। तो इसमें से हमको सिर्फ याद रखना है हमारा भारत का।
निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था है हम लोग का, ठीक। उसका ये भी याद मत रखिए, ये भी कभी पूछा नहीं जाता क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है। तो निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था बस याद रखिएगा, ठीक। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ भी, तो ये हो गया। इसके बाद क्या हमको याद रखना है, तो विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, तो विश्व बैंक के हिसाब से भारतीय की अर्थव्यवस्था कैसा है। तो इसमें दो चीज़ बस याद रखिएगा, इसमें जितना भी लिखा हो उसको याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि क्रय शक्ति क्षमता रीति के हिसाब से हम लोग का जो भारत का जो रैंकिंग है वो तीसरा है। पहला में कौन है, चीन है, दूसरा में यूएसए है, तीसरा में भारत है। और दूसरा ये याद रखिएगा जीडीपी के आधार पर, तो जीडीपी के मूल्य के आधार पर हम लोग यदि देखा जाए तो अभी 6वां स्थान में हम लोग हैं। और हम लोग से ऊपर में पहला में यूएसए है, चाइना है, सभी को याद नहीं रखना है। यूएसए और चाइना जापान लोग को याद रखिएगा, फिर डायरेक्ट भारत को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसे एक नंबर में पूछ देता है कभी भी, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो हम लोग अभी एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या देखें। तो भारत को हम लोग देखते हैं कि विकासशील देश में है, विकसित नहीं हुआ है, ठीक। विकसित देश पश्चिमी क्षेत्र वाले ज़्यादा हैं, तो विकासशील देश है हम लोग। और विकासशील के साथ साथ अभी हम लोग अल्प विकसित में आते हैं, अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। निम्न मध्यम अर्थव्यवस्था अभी देखें, तीसरा क्या था, परचेजिंग पावर पे था, पीपीपी पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। और 6वां स्थान किस में था, तो जीडीपी के आधार पर। तो इस टाइप से, तो यहाँ पर इतना ही फैक्ट ज़रूरी था, ये सब कारण वगैरह ज़रूरी नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत कौन दिया था, तो रेगनर नक्शे ने दिया है। तो क्या बोलता है, कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, ये सिद्धांत दिया था। तो गरीबी का दुष्चक्र का सिद्धांत कौन है, रेगनर नक्शे, ठीक। तो यदि आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिएगा। फिर है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र में क्या है, तो आय की समानता और असमानता को प्रदर्शित करने वाला ये वक्र दिया था। तो ये बताए थे कि जितना ज़्यादा वक्र जो है वो कर्व होगा, असमानता उतना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। तो इनका जो यदि स्ट्रेट है तो उसमें क्या आदर्श लॉरेंज वक्र बोलते हैं, ठीक। इसका सीधा सा संबंध ये है कि यदि अभी आप लोग देखेंगे तो 90% जनसंख्या के पास 10% इनकम है और 10% जनसंख्या के पास 90% इनकम है। तो ये जो रेशियो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसी को लॉरेंज वक्र बताता है, ठीक। तो हम लोग और देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक। तो इसके बाद है हमारे पास मानव विकास सूचकांक, ठीक। तो मानव विकास सूचकांक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं, HDR, ठीक। इसमें ये याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है प्रतिवर्ष, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम न्यूयॉर्क में इसका संस्था है, तो वहाँ से जारी होता है। और ये बनाया कौन था इसको, तो याद रखिएगा आप लोग, तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के जो अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, ये दोनों मिल के बनाए थे इस सूचकांक को। इसमें आधार किस किस आधार पर जारी किया जाता है, तो 3 आधार है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा। इसी को यदि दूसरा रूप में यदि लिखेगा तो ये लिख सकता है साक्षरता दर शिक्षा से रिलेटेड है और जीवन प्रत्याशा जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 3 आधार है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का 2020 में, 2021 का अभी नहीं आया है डाटा, 2020 में भारत का स्थान जो है 131 है, ठीक। और पहला स्थान कौन है, तो नॉर्वे आता है, ठीक। तो इतना बातें याद रखिएगा इसमें से, बाकी ज़्यादा चीज़ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक।